नमस्कार दोस्तों, इनोवेटर्स अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं संजय चौहान आपसे बात करूंगा स्टेरिलाइजेशन एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के डिमांड पे मैं सबसे पहले इन टॉपिक्स को लेके आ रहा हूं, क्योंकि जो अपकमिंग जीपैट नाइपर का एग्जाम है, जो फार्मासिस्ट का एग्जाम आने वाला है बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स। सो स्टार्टिंग विद द स्टरलाइजेशन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टरलाइजेशन दो टॉपिक इसमें कवर करूंगा मैं। फर्स्ट विल बी स्टरलाइजेशन एंड सेकंड वन बी बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सो चलिए लेट्स। सबसे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है इस चैनल पे वो आपको डिस्कस कर दूं, ताकि आप इस चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इनोवेटर्स अड्डा एक टोटली फ्री चैनल है आपका इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, जिसमें कि हम आपको क्वालिटी लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्वालिटी लेक्चर्स भी मिल रहे हैं साथ साथ हर सब्जेक्ट के। उसके साथ साथ हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी क्विक रिवीजन सीरीज। तो क्विक रिवीजन सीरीज भी आपको मिल रही है, यहां से आप देख सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस वीडियोस हैं, डायबिटीज पे, हाइपरटेंशन पे, ये सारी चीजें। और सबसे खास बात यह है कि स्ट्रैटेजी वीडियो है कि कैसे जीपैट को, कैसे नाइपर को, कैसे ड्रग इंस्पेक्टर को क्रैक करना बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, वो भी स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ। उसके साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको जो है बेनिफिट दे रहा हूं फ्री टेस्ट सीरीज चला के भी। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप अगर जुड़ते हैं तो वहां से आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल सकती है। बाकी एनी टाइम यू कैन कांटेक्ट विद अस, नो इश्यूज देयर। चलिए तो लेट्स मूव विद मेन टॉपिक, दैट इज स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन है क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस स्टरलाइजेशन? देखिए यहां पे एक टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एसेप्सिस, क्लीनिंग और पास्चुराइजेशन। ये जो चार पांच टॉपिक हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टरलाइजेशन क्या होता है हमें समझना पड़ता है। छोटे से बेसिक डिफरेंस है, देयर आर वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन दिस स्टरलाइजेशन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन प्रोसेस, दिस एसेप्टिक प्रोसेस एंड क्लीनिंग प्रोसेस एंड पास्चुराइजेशन। चलिए तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन बोथ और डीकंटेमिनेशन प्रोसेस। डीकंटेमिनेशन, आपको पता होगा कंटेमिनेशन का मतलब किसी चीज को कंटेमिनेट करना, इंप्योर कर देना उसको। तो यहां पे डीकंटेमिनेशन है, यानी कि इंप्योरिटी को हटा रहे हो आप, कंटेमिनेशन को हटा रहे हो। तो कंटेमिनेशन यहां किससे होगा? बैक्टीरियल इश्यूज हो सकते हैं, स्पोर्स का इंफेक्शन हो सकता है, वो सारी चीज आप डीकंटेमिनेट कर रहे हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो इट्स अ डीकंटेमिनेशन प्रोसेस। देन मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अब देखिए डिफरेंस जो बहुत माइन्यूट सा है वो आपको समझने की जरूरत है। डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग। यहां पे हम एलिमिनेट कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम इनमेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। दिस इज द मेन डिफरेंस पॉइंट। डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस होती है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, इसीलिए इसको बोला गया इनमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर सर्फेसेस के लिए। वहीं अगर स्टरलाइजेशन को देखा जाए तो स्टरलाइजेशन इज बेसिकली किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्पोर्स फॉर्म। इसके जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उन दोनों को मारा जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन इज जस्ट द एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जबकि स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, पूरी तरीके से किल करते हैं बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसके स्पोर्स को साथ साथ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अंडरस्टैंड? चलिए हम लोग समझते हैं। स्टरलाइजेशन आल्सो डिस्ट्रॉय द स्पोर्स, जो कि मैंने आपको बताया स्पोर्स फॉर्म जो होता है, जो वायरुलेंट फॉर्म होता है, उसको हम लोग जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहां पर? सरफेसेस पे या फिर किसी लिक्विड में, किसी मेडिकेशन में, किसी कंपाउंड में, चाहे बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम। हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि माइक्रोबियल डेथ काइनेटिक्स कौन सी ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है? सो इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको बात पता होनी चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीपैट में पूछा गया सवाल है। तो माइक्रोबियल डेथ काइनेटिक्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होप यू हैव गॉट दी थिंग्स वेरी क्लियर। ठीक है। जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, ये जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है कई केमिकल से यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को किसकी वजह से करते हैं? वी यूज सर्टेन केमिकल्स दैट इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट, उसको बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है डिसइंफेक्टेंट, वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है,
गैस के भी फॉर्म में हो सकता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से जो गलीज वगैरह हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए वेपर्स वगैरह का बहुत ज्यादा छिड़काव हो रहा है, आप देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड समझते हैं एसेप्सिक। देखिए सेप्टिक का मतलब हम लोग समझते हैं कि वाउंड हो जाता है, एसेप्टिक का मतलब कि ऐसी कंडीशन जहां पे इंफेक्शन ना हो, एसेप्सिस। ए मींस एब्सेंट, ये ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी सेप्सिस प्रोसेस का एब्सेंट होना। इसका क्या मतलब होता है? It means that only certain type of life forms have been removed. कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रकार के लाइफ हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, रिमूव कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, और नॉन वायबल फॉर्म में है वो, यानी कि अभी वो नॉन वायबल फॉर्म में है, लिविंग फॉर्म में नहीं आया, उसको नॉन वायबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज एसेप्सिस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है? मिल्क का डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं, वी गो फॉर द पॉस्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ दिस डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए, अब एक वर्ड है आपके सामने दिख रहा है, क्लीनिंग। सो स्टरलाइजेशन को क्लीनिंग से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल, डस्ट, सॉयल या ऑर्गेनिक। जब हम कभी सफाई करते हैं अपने टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह पे, इट्स अ सिंपली क्लीनिंग प्रोसेस। So what is disinfection, what is cleaning, what is asepsis, what is sterilization? I think it is very clear to you. और यहीं से सवाल पूछ दिया जाता है बेसिक जीपैट में, और बेसिक चीजों पे काम किया जाता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग। पॉस्चराइजेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉस्चराइजेशन अगेन, ये डेटा बहुत ही ऑफिशियल डेटा से मैंने लिया हुआ है, आईडीएफए से लिया हुआ है। ठीक है, सो पॉस्चराइजेशन का सबसे पहले हम लोग समझते हैं नाम क्यों पड़ गया पॉस्चराइजेशन, क्योंकि एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, उनके नाम पे इन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, तो उनके नाम से लुईस पास्चर के नाम से पॉस्चराइजेशन, उनको सम्मान देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। और ये प्रोसेस बेसिकली जो है डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है, खास करके मिल्क। आप देखते हो ना, पॉस्चराइज्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, ये सब वर्ड आपको समझना चाहिए। टोन्ड का मतलब क्रीम निकाल ली गई है, पॉस्चराइज का मतलब बैक्टीरियल फॉर्म को किल कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इस पॉस्चराइजेशन का मेन मकसद क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी एम? द प्राइमरी एम इज टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिल्क है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या फूड प्रोडक्ट्स जो भी हैं, तो जब उनको हटा दोगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी एक लिमिटेड समय के लिए। तो जब पॉस्चराइज हो जाता है मिल्क, इसीलिए जब उसको फ्रिज में स्टोर करते हो तो दूध काफी लंबे समय तक चलता है, वो डिग्रेड नहीं होता। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। सो पॉस्चराइजेशन क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि एग्जामिनेशन से पॉइंट से रिलेटेड क्या है। देखिए पॉस्चराइजेशन दो पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द पॉस्चराइजेशन होल्ड मेथड, एक होता है फ्लश मेथड। सो होल्ड मेथड को बोलते हैं वेट पॉस्चराइजेशन, और फ्लश मेथड को बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे कम समय के लिए रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस या 161, ये फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा। अब कैसे बदलते हैं उसको हम लोग चेक कर लेंगे, फॉर्मूले से देख लेंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं। ये भी सवाल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 30 मिनट के लिए किया, उसे बोलेंगे होल्ड मेथड या फिर पॉस्चराइजेशन बाय होल्ड मेथड। सेकंड वन इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो आप देख रहे हो यहां से 63 डिग्री सेल्सियस था, उससे टेम्परेचर कितना हाई है, 72 डिग्री सेल्सियस, और टाइम क्या है, शॉर्ट है। यहां 30 मिनट था, अभी घट के कितना होगा, सेकंड्स में हो गया है। तो 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड से लेकर करते हो तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फ्लश मेथड, याद रखिएगा। और कहते हैं कि अल्ट्रा पॉस्चराइज मिल्क, तो अल्ट्रा पॉस्चराइज क्या होता है? बहुत कम समय के लिए, 2 सेकंड्स फॉर 180 डिग्री सेल्सियस, मींस फॉर हाई टेम्परेचर एंड वेरी लेस टाइम, दैट इज अल्ट्रा पॉस्चराइजेशन। और ये जो स्टार आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का क्या मतलब है कि ये दोनों मेथड तब हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब मिल्क प्रोडक्ट में 10% या उससे ज्यादा फैट कंटेंट हो या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड हो, तो हम लोग जो इसको प्रेफर कर देते हैं काफी। ठीक है, और ऐड होता ही होता है, आपका फैट जो है होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कुछ डी वैल्यू, एक है डी वैल्यू, एक है आपका जेड वैल्यू। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि डी वैल्यू क्या है। डी वैल्यू डेफिनेशन आपसे पूछ दी जाती है। सो डी वैल्यू इज द टाइम, वेयर एज जेड नंबर इज द डिग्री और फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर है। डी वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द टाइम, जेड वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द डिग्री और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ये बात आपको याद रखनी है। सो डी वैल्यू इज द टाइम फॉर हीट और केमिकल एक्सपोजर और डोज रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल पॉपुलेशन डिक्लिनेशन बाय 1 डेसिमल पॉइंट या 90% के लिए।
आपको पता है कि जब लॉग में वैल्यू होती है तो 1 का रेशियो जो है 10 से एज्यूम हम लोग करते हैं। एक पॉइंट अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है ग्राफ में तो 10 पॉइंट डिक्रीज हो रही है वो, तो यहाँ पे 90% किलिंग हो जाती है। याद रखिएगा किलिंग इज 90%। अंडरस्टैंड? एक लॉगरिथमिक वैल्यू अगर रिड्यूस करते हैं तो 90% किलिंग होती है। आप समझ लीजिए इस चीज को। Z वैल्यू क्या है? Z वैल्यू इज द नंबर ऑफ डिग्री और फ़ारेनहाइट रिक्वायर्ड फॉर 1 लॉग रिडक्शन ऑफ D वैल्यू। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है ताकि क्वेश्चन आ जाए जीपार्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मेन जो सवाल कहां से बनता है वो सब बनता है ये मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू यूज टू मेथड्स, वन इज थर्मल, सेकंड वन इज नॉन थर्मल। थर्मल मींस वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई हीट, हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई हीट। सो इसके नेम में लिखा हुआ देखिए हीट, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। सो ड्राई हीट का मतलब क्या है? यहां पे कोई मॉइस्चर नहीं यूज होगा। मॉइस्ट हीट में क्या है कि भाप, आप क्या यूज कर रहे हो? स्टीम यू आर यूजिंग। अंडरस्टैंड? हियर यू आर यूजिंग स्टीम। और आपको पता है कि मॉइस्ट हीट जो होता है वो काफी ज्यादा पेनिट्रेट करता है इन कंपैरिजन टू ड्राई हीट। सो ड्राई हीट जो होता है वो थर्मल के अंडर आ गया, मॉइस्ट हीट भी थर्मल के अंडर आ गया। गॉट द पॉइंट? ऑटो और मॉइस्ट हीट किससे किया जाता है? ऑटो क्लेविंग से किया जाता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। सो वी आर जस्ट यूजिंग ऑटो क्लेविंग। नॉन थर्मल का मतलब उसमें हीट नहीं होगा। तो हीट में कहां हम लोग यूज कर रहे हैं? रेडिएशन वी आर यूजिंग कोल्ड स्टरलाइजेशन, वी आर यूजिंग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ये सारी चीजें हम लोग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं केमिकल मेथड या फिर गैसियस मेथड वी आर गोइंग टू यूज। अंडरस्टैंड? सो इन थर्मल मेथड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज देयर, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जिसको कि ऑटोक्लेविंग कहते हैं। नॉन थर्मल में रेडिएशन और कोल्ड स्टरलाइजेशन। याद रखिएगा रेडिएशन को ही कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि आपके सवाल यहां से कम 3 से 5 सवाल आराम से बनेंगे। तो इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में। वी आर जस्ट मूविंग। अब ड्राई हीट के बारे में जरा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज ड्राई हीट। तो ड्राई हीट कब हम यूज करते हैं, ये कैसे डिफाइंड होगा कि वेयर वी हैव टू यूज ड्राई हीट, वेयर वी हैव टू यूज मॉइस्ट हीट। तो ऐसे सारे मटेरियल की जो टेम्परेचर को रजिस्ट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस और 284 डिग्री फ़ारेनहाइट, C/5 F -32/100। अगर आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिएगा जो मैंने अपने पीएमटी के टाइम पे यूज किया था। C/5 इक्वल टू F -32/9 होगा। ये 100 नहीं होगा, 9 होगा, सॉरी 9। फिर से लिख देता हूं मैं, C/5 डिवाइडेड बाय इक्वल टू F -32/9। ये जो मेथड आप यूज कर रहे हो इस फॉर्मूले को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलिए ये 100 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ 9 होगा नीचे, इससे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होगी तो उसको फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि डिग्री ड्राई हीट को करते कैसे हैं, किस टेम्परेचर, व्हाट इज द क्राइटेरिया। सो दो क्राइटेरिया है, 180 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। याद रखिएगा यही पूछा जाता है आपसे जीपीटी में। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज डन एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, या फिर ये ऑप्शन में हो सकता है, या फिर हो सकता है 45 मिनट्स फॉर 260। देखिए जब समय कम हो जाएगा तो टेम्परेचर हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 घंटे से समय कम होकर 45 मिनट हो गया, 45 मिनट्स, तो यहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ गए आप? तो अगर हम 180 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो इट विल टेक 2 आवर। इफ यू आर गोइंग टू डू द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एट द 45 मिनट 260 डिग्री सेल्सियस, देन 45 मिनट। अंडरस्टैंड? और कौन सा ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं? हॉट एयर ओवन। ये हॉट एयर ओवन आपको दिख रहा होगा, ये हॉट एयर ओवन आपने फार्मेसी कॉलेज में देखा होगा। यहां से टेम्परेचर नॉब सब सारी चीजें रेगुलेट होती है। दिस इज हॉट एयर ओवन। फ्लेमिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, फोर्सेप्स, निडल्स के लिए, मेटालिक स्पैचुला को यहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके की फॉर्मुलेशन होती है, इसको हैंड यहां लगा होता है और आप इसको स्टरलाइज करते हो, ठीक है, सारी चीजें। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कहां यूज करोगे, कैसे ड्राई हीट कहां यूज करना है। ग्लासवेयर अगर है, कोई ऑयली सोल्यूशन है, टैल्कम पाउडर है, जेलीज है, पेट्रोलियम जेलीज वगैरह, वैसलीन वगैरह, तो उसको किससे स्टरलाइज करोगे? ड्राई हीट से। लेकिन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। सो लिमिटेशन इज व्हाट? सेलुलोसिक मटेरियल यू कैन नॉट स्टरलाइज विद दिस ड्राई हीट, बिकॉज जब आप पेपर यूज करोगे, क्लॉथ यूज करोगे तो 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के बाद ये फिर चार करने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। सो यू कैन नॉट यूज दिस process, so there is a certain limitations. And moist heat, is very important, इसको ऑटोक्लेविंग भी बोलते हैं। ऑटोक्लेविंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज
वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस स्टरलाइजेशन विद दिस हेल्प ऑफ दिस apparatus. इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव. दिस इज ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव, अंडरस्टैंड. चलिए, तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, मॉइस्ट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन. अंडरस्टैंड. और आपको पता है कि जो स्टीम होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है, वो ज्यादा पेनिट्रेट. आप देखना कभी गर्मी से आप ज्यादा नहीं जलोगे, स्टीम से जल्दी जल जाओगे आप. और मैकेनिज्म भी बहुत पूछा जाता है कि मॉइस्ट हीट किस मैकेनिज्म पे काम करता है. तो ये करता है कॉज कोएगुलेशन ऑफ द सेल प्रोटीन. जो बैक्टीरिया होता है या फिर जो वायरस होता है, उसमें जो सेल प्रोटीन होती है उसमें कोएगुलेशन कॉज करता है ये ऑटोक्लेविंग. और आपको पता है जो अंडे से आप ऑमलेट बनाते हैं वो भी प्रोटीन का कोएगुलेशन ही होता है, तभी जाके वो ऑमलेट बन जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है ये क्राइटेरिया किस ऑटोक्लेविंग किया किस पे जाता है. तो ये बिल्कुल रट लीजिए आप. 121 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, 15 psig. psig का फुल फॉर्म क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच फॉर 15 to 20 मिनट्स. मींस ऑन व्हाट टेम्परेचर, ऑन व्हाट फ़ारेनहाइट वी आर गोइंग टू डू 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psig प्रेशर, 15 to 20 मिनट. ये सवाल आपसे पूछा ही जाता है ऑटोक्लेव में, तो ये आपको पढ़ के जाना है. कौन सा apparatus से यूज कर रहे हो, ऑटोक्लेव यूज कर रहे हो. यूज क्या करते हो, आपने देखा होगा कल्चर मीडिया. कभी भी हम लोग कौन सा मीडिया यूज करते हैं ज्यादातर, अगार मीडिया हम लोग यूज करते हैं. अगार, ठीक है. अगार मीडिया जो है हम लोग ऐसे इसको बना के फिर यहाँ पे इसको कैप करके इसमें रख देते हैं इसमें, ठीक है. चलिए, अब इस प्रोसेस के भी कुछ लिमिटेशंस है. तो ऑफिशियल इंजेक्शन और कल्चर मीडिया जितने भी आपके ऑफिशियल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये सारे जितने भी WFI वगैरह है, इसको कैसे स्टरलाइज करोगे, मॉइस्ट हीट से करोगे. चलिए, एनहाइड्रस मटेरियल जैसे कि पाउडर या ऑयल, अब जाहिर सी बात है मॉइस्ट है उसमें पाउडर कैसे रख के स्टरलाइज करोगे, तो लिमिट हो गई. या फिर ऐसे मटेरियल जो कि हीट को विथस्टैंड झेल नहीं सकते, 150 डिग्री से ज्यादा हीट, उनको मॉइस्ट हीट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि यहां तो 121 डिग्री सेल्सियस आप दे ही रहे हो. ये चीज. चलिए, इसमें कुछ एक और वर्ड्स आपसे पूछा जाता है, लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन. लो टेम्परेचर क्या मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस से या उससे कम टेम्परेचर यूज किया जाता है. तो उसमें दो टेक्निक आती है, एक टिंडलाइजेशन आता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, एक पॉस्चराइजेशन. आपको याद हो पॉस्चराइजेशन 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए कर रहे थे, 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड्स के लिए कर रहे थे, तो लेस देन 100 है. तो पॉस्चराइजेशन भी किसका पार्ट है, लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, अंदर है. टिंडलाइजेशन में दो तरीके से किया जाता है, दो क्राइटेरिया, टू क्राइटेरिया देयर, टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर फॉर 3 सक्सेसिव साइकिल्स. 3 बार करेंगे लगातार, बैक टू बैक 3 सक्सेसिव डेज वी आर गोइंग टू डू. और वी आर गोइंग टू हीट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोसाइड. सब बैक्टीरियोसाइड एजेंट वी आर गोइंग टू टेक एंड वी आर गोइंग टू हीट एट द 90 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ, मींस बाय द टू वेज we can do the tyndalization. Understand? Either we can do on the 100 or 80 degree Celsius without the help of bactericide for 1 hour for 3 successive days. If you are using bactericide, then 90 to 100 degree Celsius for 30 minutes. I think for the information, वीडियो लंबी हो रही है, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप पढ़िए, यहां से सवाल आएगा और 100% आएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए. नॉन थर्मल में आपको बताया मैंने कि रेडिएशन या फिर स्टरलाइजेशन. अब ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, दिस स्टरलाइजेशन इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल. किसके सेल में, बैक्टीरिया जिसको हम स्टरलाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो अब रेडिएशन, तो रेडिएशन आपको पता होगा, एक रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. उसमें माइक्रोवेव, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी चीजें आती हैं, ये पूछा जाता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है. सो एक्सरे एंड गामा रेज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, आयोनाइजिंग. दे आर गोइंग टू आयोनाइज. और ये गामा रेज कहां से मिलती है, कोबाल्ट 60 से. ये भी सवाल पूछा जाता है. नॉन आयोनाइजिंग में कौन से हैं, यूवी रेज हम लोग यूज करते हैं, मरकरी वेपर लैंप वी आर गोइंग टू यूज, ये तो हमें पता ही है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, यही से सवाल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है अपने आप में. So what is the lambda max we are going to use for the sterilization using UV? Lambda max कितना होना चाहिए, ये याद रखिएगा, 2537 एंगस्ट्रॉम. देखिए याद रखिए, जब एंगस्ट्रॉम करते हैं तो वैल्यू है 2537 एंगस्ट्रॉम. वाइल एस कभी कभी आपको चकमा देने के लिए नैनोमीटर में पूछ देता है, तो जब नैनोमीटर में होगा
तो 253.7 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 9, तो एक घट जाएगा, तो एक यहाँ पे पीछे की तरफ डॉट आ जाएगा 253.7। सो इट इज इन एंगस्ट्रॉम 2537 while is in case of nanometer it is 253.7 नैनोमीटर। अंडरस्टैंड। और किस डोज पे देते हैं 2.5 मेगा हर्ट्ज डोज। एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज कब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी देते हैं हम 20 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरा कौन सा रेडिएशन हम करते हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन। और ये पार्टिकुलेट रेडिएशन जनरेट किससे करते हैं किस apparatus से वैन डे ग्राफ जनरेटर होता है, ये इंस्ट्रूमेंट जनरेट करता है पार्टिकुलेट रेडिएशन, जैसे बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन बीम। सो दीज थिंग्स आर यूज्ड। अब सवाल ये पूछा जाता है कि वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस आयनाइजिंग रेडिएशन। सो वैक्सीन्स के स्टरलाइजेशन में, एंटीबायोटिक्स के स्टरलाइजेशन में, बेंजाइल पेनिसिलिन के बारे में, बसिट्रासिन के स्टरलाइजेशन में, सल्फोनामाइड्स, विटामिन। आप मुझे बताइए कि किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विच विटामिन, कौन सी विटामिन को बताइएगा कमेंट में। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए यूज करते हैं कैटगट सूचर्स के लिए यूज करते हैं, विटामिन के लिए। देखिए विटामिन आप यहां भी कर रहे हो, विटामिन से भी कर रहे हो, तो कभी कभी दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स भी देखिए, हार्मोन्स, हार्मोन जितने भी फॉर्मुलेशन वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से स्टरलाइजेशन होता है इनका, ठीक है। दूसरा हम लोग नॉन थर्मल में पढ़ते हैं मेम्ब्रेन। अब सोचिए कि ये एक कॉमन सेंस लगाइए कि ये मेम्ब्रेन कहां यूज होता होगा। तो मेम्ब्रेन क्या है, ये देखिए पूरा अपरेटस है, ये स्टरलाइज करने वाला फिल्टर। तो ये जो फिल्टर देखिए यहां पे फिल्टर लगता है, ये फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर आपका लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे फिल्टर लगेगा आपका, ठीक है। और यहां से पूरा सॉल्यूशन फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा, समझ गए। एक तो ये असेंबली आपको दिख रही है, दूसरी असेंबली आपको यहां दिख रही है। ये जो कैप है ना, ये देखिए आप यहां कैप खुला हुआ है, इस कैप में बीच में हमने फिल्टर पेपर रख देना है, फिर इस कैप को बंद कर देना है और ऊपर से इंजेक्शन से सिरिंज से निडल वो करेंगे, देखिए ड्रॉप वाइज क्या होगा फिल्टर होगी फॉर्मुलेशन। तो आप कॉमन सेंस जस्ट यूज कॉमन सेंस कि वेयर वी कैन यूज मेम्ब्रेन स्टरलाइजेशन। सिंपल सी बात है भाई, स्टरलाइजेशन मेम्ब्रेन आप वहां यूज करोगे जहां पे हीट विथ स्टैंड नहीं कर सकता, समझ गए। ये कंपोनेंट हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव और लेबाइल, हीट लेबाइल बोलते हैं। ये फॉर्मुलेशन अगर ज्यादा हम 140 150 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिग्रेड। सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट मूविंग अहेड ऑन दी विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन सिंपली। तो ये हम कहां यूज करते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स के लिए। एक स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल होते हैं, एक लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने ml के बाद हम स्मॉल वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम बोलते हैं। और ये जो आईवी ड्रिप लगती है आपको 5% डेक्सट्रोज की, ये क्या लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल है या स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल है, आप बताइएगा। क्राइटेरिया क्या है 30 ml है कि 100 ml है, कि 100 ml से नीचे होगा तो स्मॉल होगा, ऐसा क्या है क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया। आप इसको नेट से देखिए और बताइए, कुछ आप भी होमवर्क करिए। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं पोर्सलेन। कौन कौन से फिल्टर हम पोर्सलेन को फिल्टर के तौर पे यूज करते हैं, डायटोमेसियस अर्थ को हम यूज करते हैं, एस्बेस्टोस को यूज करते हैं हम लोग। और ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो कि मैंने आपको यहां पे दिखाया है, ये जो फिल्टर लगा हुआ है, ये जो फिल्टर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, दिस वन होल। और इसमें सबसे ज्यादा सवाल ये जो रेड दिखा हुआ है, ये साइज पूछा जाता है 0.2 माइक्रोमीटर का। कभी कभी ऐसे रेंज दे देगा 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.45 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, बात एक ही है। तो कभी ऑप्शन में 0.2 आ जाए या फिर 0.5 आ जाए या फिर ऐसे रेंज आ जाए, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर है 0.2। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्यों इसी साइज का ही ये जो पोर साइज है, जो जो लेयर है इसमें पोर होंगे ना छोटे छोटे, ये जो पोर्स होंगे, ये जो आपके पास फिल्टर होगा इसमें पोर्स होंगे, तो ये पोर्स कितने हैं 0.2 माइक्रोमीटर के हैं। तो इसी साइज का ही क्यों नहीं लिया गया, क्यों हमने 10 का नहीं ले लिया। बिकॉज कि ज्यादातर बैक्टीरिया वायरस इसी साइज रेंज के होते हैं। बैक्टीरिया वायरस आएंगे, जब ऊपर से हम फिल्टर करेंगे यहाँ के स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और यहाँ जो सोल्यूशन है वो पास हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रिटेन हो गया, ठीक है। इससे बड़े ही बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए हमने ये साइज चुना, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 0.45 भी आ जाए तो आपको लगा क्या ना वो भी है। और इस मेम्ब्रेन फिल्टर का वैलिडेशन कोई चीज है बनाया तो उसको चेक करना पड़ेगा। सो वैलिडेशन टेस्ट क्या होगा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का, उसको कौन सा टेस्ट करते हैं, बबल पॉइंट टेस्ट वी आर गोइंग टू यूज। चलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी। केमिकल या फिर उसको बोलते हैं गैसियस क्रिस्टलाइजेशन।
तो इसमें केमिकल्स यूज करेंगे और गैस यूज कर रहे हैं। कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड, SCHO। स्पोरिसाइडल होता है। कहाँ यूज करते हैं? जब रूम्स को, जैसे मान लो कहीं सर्जरी होनी है, कहीं कोई मेडिसिन बननी है, तो पूरे रूम्स को अगर हमें करना हो, पेशेंट है, हॉस्पिटल का ब्लैंकेट करना, अब जैसे रेलवे वाले ब्लैंकेट पकड़ा देते हैं 3rd AC में, 2nd AC में, तो कैसे स्टरलाइज होते हैं? ये इसी तरीके से केमिकल से कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या? गैस, तो गैस स्टरलाइजेशन में सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। इथाइलिन ऑक्साइड क्या हो गया? गैस हो गया, एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, आप याद कमेंट बताइएगा कि एल्काइलेटिंग एजेंट एज ए ड्रग कहाँ यूज होते हैं? एंटी कैंसर में, एंटीवायरल में? याद करके बताइए कमेंट में। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड बॉटल क्लोजर, जैसे जब आप वायल्स यूज करते हो तो इस बॉटल पे यहाँ क्लोजर होता है रबर का, तो उसको कैसे स्टरलाइज करते हैं? किससे? इथाइलिन ऑक्साइड से। पैनक्रियाटिन फॉर्मुलेशन है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, पैपेन, ये सारी फॉर्मुलेशन आप जो है यूज करते हो। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। बैक्टीरियासाइडल होता है, साइडल का मतलब किल करना, और अगर स्टैटिक वर्ड कहीं लिखा जाए उसका मतलब कि ग्रोथ को रोकना, ग्रोथ को कम कर देना। समझ गए? ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो है 25 गुना जो है मोर एक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड से, और 4000 गुना एक्टिव होता है इथाइलिन डाइऑक्साइड से। तो कितना खतरनाक मॉलिक्यूल है ये SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। नॉन इन्फ्लामेबल इन नेचर होता है। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला था O3। ओजोन को भी हम लोग यूज कर रहे हैं किसके? वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम लोग यूज करते हैं, RO यूज करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें। ओजोन, आप बताइएगा कि ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है? वैसे मैं आंसर बता दूं, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, वहां पाई जाती है। चलिए अब लास्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। लास्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। ये थोड़ा टॉपिक हटके, जब आपको पहले स्लाइड में मैंने दिखाया था 2 टॉपिक है, स्टरलाइजेशन तो है ही, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स या फिर बायो इंडिकेटर नाम से आता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रिपरेशंस होते हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एवायरुलेंट इन नेचर होते हैं, उनको नॉन वायबल फॉर्म में कर दिया जाता है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो बैक्टीरियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्ट्रिप, समझ गए? बैक्टीरियल स्ट्रिप है ये। इससे क्या करते हैं हम लोग, जो मेथड हमारा उसको चेक करते हैं कि वो मेथड काम कर रहा है कि नहीं, स्टरलाइजेशन से काम कर रहा है। सो टू चेक दैट पर्टिकुलर मेथड, उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स स्टैंडर्डाइज्ड प्रिपरेशन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि कैपेबल होती है एंडोस्पोर्स को बनाने के लिए और हाई रेजिस्टेंट टुवर्ड स्टरलाइजेशन मेथड। गॉट द पॉइंट? तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, समझ गए आप। अब पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि जैसे हीट स्टरलाइजेशन है, तो हीट स्टरलाइजेशन को चेक करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर हम यूज करेंगे? तो ब्राउन ट्यूब हम लोग यूज करेंगे। अब मैंने बताया कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज कर रहे हो, तो ब्राउन ट्यूब यहाँ पे भी यूज आप कर रहे हो, apparatus भी यूज कर रहे हो आप। और मॉइस्ट हीट करने के लिए बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस क्लोस्ट्रिडियम स्पोरजिनस, वही क्लोस्ट्रिडियम टिटनस वाला, टिटैनी वाला क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, जिससे कि टेटनस होता है हमें, तो उसी स्पीसीज का है। तो जब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को हमें चेक करना होगा तो वी आर गोइंग टू यूज बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम स्पोरजिनस। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। While as in case of dry heat, we are just going to use Bacillus subtilis, और उसमें भी इसकी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी? नाइगर। ठीक है, तो जब हमें गैसियस स्टरलाइजेशन या केमिकल स्टरलाइजेशन या फिर ड्राई हीट, दोनों के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? Bacillus subtilis। वहीं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो कि हमने अभी देखा, उसके लिए सेरेटिया मार्सेंस। सो सेरेना विलियम्स याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन से सेरेटिया मार्सेंस, स्यूडोमोनास डायमिन्यूटा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। रेडिएशन या कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए बैसिलस प्यूमिलिस, इसके लिए मैंने एक ट्रिक छोटी सी बनाई, RPC। देखिए, R से रेडिएशन, P से प्यूमिलिस। सो रेडिएशन के लिए प्यूमिलिस हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फॉर रेडिएशन प्यूमिलिस, RPC ऐसे याद रखिए। और आपको पता है RPC कौन है? क्रिकेटर हमारे क्या। अभी जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं खाली स्ट्रिप ही नहीं होती, एक तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिखाया कि ये स्ट्रिप के फॉर्म में दिखेंगे आपको ऐसे, उसके अलावा ये डिस्क फॉर्म में भी होते हैं, सस्पेंशन भी होता है इनका, ये ट्यूब फॉर्म में भी आपको दिखेगा। ठीक है, इस ट्यूब में भी ये फॉर्मुलेशन होगी, टेस्ट ट्यूब में भी दिखेंगे, एम्प्यूल्स में भी दिखेंगे।
वायल और एम्प्यूल्स में मुझे पता है कि आपको शायद डिफरेंस पता होगा। तो ये सारी चीजें, सो ये सारा इसका यही हम लोग फिनिश करते हैं। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी रेगुलर होती रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहेगी, मुझे आपको सेंड नहीं करना पड़ेगा, भेजना नहीं पड़ेगा, आपकी रेगुलर स्टडी होती रहेगी। यू कैन फॉलो अस ऑन सारी जगह इनोवेटर्स अड्डा के नाम से है। फेसबुक पर भी पेज है हमारा, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर हम हैं इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए जो सॉरी ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आराम से मिल जाती हैं, सारी चीजें जो है इजिली मिल जाती हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, नो डाउट यू कैन आस्क, कोई भी दिक्कत नहीं आप कमेंट करिए बिल्कुल। और देखिए काफी मेहनत लगती है वीडियोस को लाने के लिए, और सबसे पहले मैं उसी टॉपिक को ला रहा हूं जो आपके, क्योंकि जो सामने 2021 का जो एग्जामिनेशन है, ताकि बच्चे जो है फटाफट उसको कर पाएं। सो काफी मेहनत भी होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए कि आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। पेशेंस से पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।